हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं 5.1 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब ये हुआ, अब जैसे यहाँ से आपको इतनी दूरी, ये है प्रथम दूरी, मान लीजिए समझ जाइए 15 किलोमीटर। इसका अंतर जब समान होता है, सार्वंतर समान होता है, इसी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे मान लीजिए इसके यहाँ से यहाँ की दूरी 20 है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 25 है, तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर क्या है? देखिए d क्या है, 20 माइनस 15, तो d है 5। जब d है 5, अब फिर 25 d1 मान लीजिए, d2 है हमारा 25 माइनस 20, तो इसी है क्या हो गया 5। तो ये इन दोनों तीनों का अंतर क्या है? समान है। तो जब यहाँ पे अंतर 5 है, यहाँ पे भी अंतर 5 है, तो ये क्या हो गया? AP कहलाता है। क्या कहलाता है? AP। और सार्वंतर, आपको जो सार्वंतर होता है, सार्वंतर जो होता है आपको प्लस में भी हो सकता है, मतलब ऋण में भी हो सकता है, या कह सकते हैं हिंदी में धनात्मक में भी हो सकता है, ऋणात्मक में भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सार्वंतर, अभी समांतर श्रेणी हो गया। अब आगे देखिए पद कैसे ज्ञात कर, जिससे हमको मान लीजिए यहाँ पे nवां पद ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी के nवां पद। तो यहाँ पे क्या करना है, a प्लस n माइनस 1d ये होता है, ठीक है, ये nवां पद हो गया। इसे बोलते हैं d को प्रथम पद आपका हो गया, प्रथम पद a होता है, और d जो होता है सार्वंतर होता है। d क्या होता है? सार्वंतर। सार्वंतर होता है, ठीक है, सार्वंतर होता है। सार्वंतर क्या है? हमारा d है। जब सार्वंतर d है, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे आपको क्या आया, जैसे आपको nवां पद ज्ञात करना है, तो यहाँ इसी को हम अंतिम पद भी बोल देते हैं, इसे अंतिम पद बोलते हैं, अंतिम पद भी कहते हैं, ठीक है। अब हमको इसी को, जैसे यहाँ पे हमको प्रथम पद ज्ञात करना हो, जिसे कई पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको दे दिया हो a प्रथम पद हो गया, दूसरा पद ज्ञात करना है a प्लस d, मतलब प्रथम पद में को सार्वंतर को जोड़ देंगे तो हमारा दूसरा पद आ जाएगा। तीसरा पद ज्ञात करना हो, इसे टर्म बोलते हैं, इंग्लिश में टर्म कहते हैं। तो तीसरा पद ज्ञात करना है तो a प्लस 2d। जैसा पद पूछा होता है उसी में एक कम कर दीजिए, आपका दूसरा तीसरा, जैसे आपको हमको मान लीजिए प्रथम पद पूछा है, प्रथम पद हमारा a ही होगा, अब पूछ लिया दूसरा पद, दूसरा पद पूछ लिया, ये यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कर दीजिए a प्लस d कर दीजिए, a प्लस d। अगर आपको तृतीय पद पूछा है तो a प्लस क्या कर दीजिए 2d, एक कम करते चले जाइए। चतुर्थ पूछा है तो a प्लस 3d कर दीजिए, ठीक है। आपको और लंबा पूछा है, जैसे 58 पद पूछा है, 58वां पद पूछा है, तो क्या हो जाएगा a प्लस 57d। तो प्रथम पद में सार्वंतर को गुणा कर देंगे उतने में, तो हमारा आ जाएगा 58वां पद। जैसे जितने पूछे उतने, चौथा पद पूछे, पांचवा पद पूछे, छठवां पद पूछे, जितना भी पूछेगा उसमें एक कम करते चले जाइए, एक कम करके सार्वंतर में गुणा कर दीजिए, आपके पद को ज्ञात हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद अब आता है d। सार्वंतर हम ज्ञात कैसे करेंगे? देखिए सार्वंतर ज्ञात कैसे करते हैं, सार्वंतर, तो यहाँ पे जो पद दिया होता है a1 a2 a3 a4 ऐसे दिया है, तो यहाँ पे an तक दिया है, मान लीजिए इतने पद दिए हैं। आपको यहाँ पे पद हमको ज्ञात करना है, मतलब सार्वंतर ज्ञात करना है, मान लीजिए d1 ज्ञात करना है, तो d1 क्या है, a2 में a1 को घटा देंगे, a2 में माइनस a1 को घटा देंगे तो हमारा d1 आ जाएगा। अगर हमको मान लीजिए d2 ज्ञात करना है, d2 ज्ञात करना है तो a3 में क्या करेंगे, a2 को घटा देंगे। d3 ज्ञात करना है तो
A4 में क्या करेंगे, A3 को घटा देंगे। तो ये जब अंतर इसका सबका समान आएगा, अंतर जब समान आता है, जैसे मान लीजिए इसका अंतर आपको 5 आ गया, इसका अंतर आपको 2 आ गया, 5 आ गया, इसका भी अंतर क्या आ गया, 5 आ गया। तो जब अंतर हमारा समान आ जाता है, इसी को बोल देते हैं क्या है, हमारा AP है। मतलब इसलिए क्या है, AP है। AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी में है, तो इस तरीके हमारा सार्वंतर ज्ञात होता है। अगर ये सार्वंतर समान नहीं है तो असमांतर कहलाएगा या अपरिमित कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है असमांतर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो ये हमारा समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या है, सार्वंतर अगर समान नहीं आया तो समांतर श्रेणी में नहीं है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब हमको जैसे आपसे पूछ लिया, ये पद हो गया, आपको पद निकालना कैसे होता है ये भी बता दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रथम पद A सार्वंतर D वाले एक nवां पद को ज्ञात करने के लिए आपको ये होता है। आपको जैसे यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। प्रथम पद दिया है A, प्रथम पद A, मान लीजिए प्रथम पद हमारा A दिया है, और सार्वंतर D दिया है। क्या दिया है, D। सार्वंतर D दिया है वाली एक AP, क्या है, AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी ये AP का nवां पद बनता है, तो ये सूत्र बन जाता है आपको AN बराबर प्रथम पद n-1 और D, ये हम घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, पद ज्ञात हो जाएगा। अब इसी को व्यापक रूप कहते हैं। व्यापक रूप कैसे किसे कहते हैं, जैसे AP है, AP को हम व्यापक रूप भी बोल सकते हैं। मतलब इसी को क्या कहते हैं, जैसे हमको पद लिखना है तो एक पद, दो पद, तीसरा पद, चौथा पद क्या होगा। तो हमको अगर पद लिखना है तो यहाँ पे हम ये डायरेक्ट एक सूत्र में बता सकते हैं। A प्रथम पद हो गया, A प्लस D द्वितीय पद हो गया, A प्लस 2D तृतीय पद हो गया, A प्लस 3D चतुर्थ पद हो गया। तो @ ऐसे इसी तरीके आपको पद ज्ञात करते चले जाएंगे। इसी को हम व्यापक रूप भी बोलते हैं, या व्यापक रूप कह सकते हैं, या टर्म कह सकते हैं, ठीक है। मतलब पद बोल सकते हैं, एक पद, दो पद, तीन पद, ठीक है। ये हो गया। या अब हमको सार्वंतर ज्ञात करना हो, तो सार्वंतर हमको ज्ञात करने के लिए भी हम इसके पहले हमने समझाए थे, तो कैसे होता है। तो सार्वंतर मान लीजिए हमको D1 ज्ञात करना है। भाई हमारा क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पे दिया है D1, तो मान लीजिए प्रथम पद हमारा दिया है, द्वितीय पद दिया है और हमारा प्रथम पद दिया है, तो घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा D1। अब हमको जैसे D2 ज्ञात करना है, तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटा देंगे। अब हमको D4 दिया है, D3 दिया है, तो हमको चतुर्थ पद में A3 को घटा देंगे। अगर हम इसको घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा आंसर। इसका सार्वंतर, आपको जो सार्वंतर होता है, सार्वंतर जो होता है आपको इसमें मतलब धनात्मक में भी हो सकता है, ऋणात्मक में भी हो सकता है, शून्य में भी आ सकता है, ठीक है। कुछ भी आ सकता है। सार्वंतर आपको धनात्मक में भी आ सकता है, ऋणात्मक में भी आ सकता है, शून्य में भी हो सकता है, शून्य में भी हो सकता है। इसी पर पूरा 5 पॉइंट जितने एक मैंने लिखे हैं, इसी पे सारे क्वेश्चन आपको लगेंगे। इतना समझ में आ गया सभी लोग के। आगे चलते हैं सवाल पे। अब हमारा सवाल क्या दिया है, देखिए सवाल सुनिए। हमारा AP है कि नहीं है,
जैसे यहाँ पे दिया है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची में एपी है और क्यों है। मान लीजिए प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर जाता है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया लगता है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया लगता है। मान लीजिए यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किए, ये हमारा मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, या नहीं रख दीजिए ज़्यादा से डाट। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी गई, प्रथम किलोमीटर मान लीजिए ये हो गया A1, क्या हो गया A1, या मान A है, तो प्रथम किलोमीटर ये गया तो हमारा 15 रुपया लगा। जब इसके बाद और किलोमीटर अतिरिक्त किलोमीटर जाता है तो यहाँ पे क्या लगा, 8 रुपया बढ़ गया भाई किराया। यहाँ पे जब 8 बढ़ेगा, A2 जब जाएगा तो यहाँ पे 15 8 कितना हो जाएगा 23, तो यहाँ पे 23 रुपया लगा। फिर आगे जब बढ़ेगा तो फिर 8 बढ़ेगा, 8 रुपया बढ़ जाएगा, मतलब A3 में जब A3 में 8 बढ़ जाएगा तो यहाँ पे हमने क्या 23 8 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। फिर यहाँ से बढ़ा तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए हो जाएगा 39 हो गया। अब देखिए यहाँ पे सबका अंतर क्या है, समान है। जब अंतर समान होता है तो इसी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। देखिए अभी हमने इसके पहले एक सूत्र लिखाए थे पद ज्ञात करने के लिए, या व्यापक रूप जिसे बोलते हैं एपी में, तो हमने लिखाए थे, मान लीजिए A है, A प्लस D है, A प्लस 2D है, A प्लस 3D है। अब देखिए यहाँ पे प्रथम किलोमीटर क्या गया हमारा AP 15 गया। अब हमारा यहाँ पे अतिरिक्त किराया जो लग रहा है 8 रुपये बढ़ रहा है, तो मतलब ये कितना हो गया 23 हो गया। फिर कितना हो गया 31 हो गया। देखिए 8 दूनी 16, 16 में 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 31, 8 तिरिक 24, 24 में 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 तिरिक 24, 24 में 15 जोड़ देंगे 39 हो जाएगा। कितना हो गया 39। @ ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। अब इसको हम अंतर देखेंगे कि हमारा समांतर में है कि नहीं है। तो समांतर देखने के लिए हमको क्या पड़ेगा, जिसे हमारा मान लीजिए D1, अब इसके यहाँ पे हमने बताए थे A2 में A1 को घटा देंगे। A2 हमारा ये है, ये A है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, @ इसी तरीके। अब यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 23 है, -15 घटाएंगे, देखिए इसका अंतर 8 आया। इसी तरीके D2 में ज्ञात करेंगे, 31 में से 23 को घटा देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 8 आया। D3 में भी 39 में 31 घटा दें, क्या आ जाएगा 8 आया। देखिए सबका सार्वंतर समान है, क्या है सार्वंतर समान है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है। इसमें है समांतर श्रेणी है, ठीक है, समांतर श्रेणी में है, मतलब एपी में है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है किसी बेलन के सिलेंडर में इतना सभी लोग को समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, पहले का दूसरा है, किसी बेलन, क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा
हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब प्रत्येक बार बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे इसको? मान लीजिए यहाँ पे दिया है बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु को बाहर निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बाहर निकाल देता है। माना बेलन की मात्रा क्या है? माना बेलन में हवा की मात्रा 1 है। हवा की मात्रा क्या है? 1 है। तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, हल करेंगे अब, ठीक है। माना बेलन की मात्रा, बेलन में हवा की मात्रा मान लीजिए हमारा 1 है। क्या है? 1 है। अब 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं T1 मतलब 1 है। ये हो गया। अब हवा निकाला कितना जाता है? 1/4 भाग। निकालना कितना है? हवा निकाला जाता है कितना? 1/4 भाग। 1/4 भाग। अब हमको T2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? T2 मान लीजिए। अब T2 ज्ञात करना है तो 1 - 1/4। तो यहाँ पे इसको गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 - 1/4। इसका मतलब कितना आ गया? 3/4 आ गया। 3/4 आ गया। अब 3/4 में भाग में कितना हवा निकाला? ठीक है। अब यहाँ पे फिर हवा निकाला कितना लिखेंगे? हवा निकाला। अब 3/4 भाग में कितना निकाला? देखिए 3/4 × 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो इसका मतलब हो जाएगा 3 × 1 = 3, 4 × 4 = 16। 3 × 1 = 3, 4 × 4 = 16। अब हमको T3 ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? T3। तो T3 जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 3/4 में 3/16 को घटा देंगे। क्या करेंगे? 3/4 में और माइनस 3/16 को घटा देंगे तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा? 16। 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12 - 3। 12 में 3 गया, कितना आ गया? 9/16 आ गया। जब 9/16 आ गया, T3 आ गया हमारा। अब हमको T4 निकालना है। तो अब कितना हवा निकाला? कितना हवा निकालता है? तो यहाँ पे ये 9/16 का 1/4 भाग बाहर निकालता है हवा। तो इसका मतलब 9 × 1 = 9, 16 × 4 = 64 हो गया। 16 × 4 = 64 हो गया। अब यहाँ पे 9 × 1 = 9, 16 × 4 = 64। फिर इसके बाद T4 ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? T4। तो यहाँ पे 9/16 में -9/64 को घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 64। एलसीएम हो जाएगा 16 × 4 = 64, 9 × 4 = 36 -9, 64 × 1 = 64, 9 आया। ठीक है। अब 9 घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 27 आएगा। कितना आ जाएगा? 27/64 आ गया। 27/64 आ गया। इतना हमारा समझ में आया। अब देखिए, अब इसका हम उत्तर की जांच करेंगे कि ये हमारा समांतर है कि नहीं है। तो समांतर तो पहले नंबर है नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है? 3/4 एक भाग है। पहला है 1, दूसरा है 3/4, तीसरा है हमारा 3/16, 9/16। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे
AP है कि नहीं है हमारा। देखिए एक आया, फिर 3/4 आया, फिर क्या आया 3/4 कहाँ गया, ये है 9/16 आया, फिर उसके बाद 27/64 आया। अब 27/64 आया, अब इसका अंतर चेक करेंगे, सारवंतर चेक करेंगे। सारवंतर अगर हमारा समान आएगा तो समझ लीजिए हमारा AP है, अगर सारवंतर समान नहीं आता है तो AP नहीं है। तो यहाँ पे इतना समझ में आएगा तो मिटा दें। आगे देखिए, अब ये हमारा सारवंतर है कि नहीं है, अब इसे चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ ऊपर लिख देते हैं AP1 3/4 और 9/16 और आया 27/64 आया। अब इनका अंतर चेक करेंगे, मतलब D चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? D। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अंतर लेंगे। 3/4 में -1 को घटा देंगे तो 4 कम 4 बटे में 4, तो ये आया क्या, यहाँ पे -1/4 आ गया। फिर D1 हो गया। अब D2 को चेक करेंगे, इसको में से इसको घटा देंगे, 9/16 में -3/4 को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 LCM हो गया हमारा। तो 9 आया, -4 चौक 16, 4 12, तो इसमें कितना आ जाएगा, -3/16 आ गया। हमसे तो यहीं से पता चल जा रहा है भैया, यहाँ पे -1/4 हुआ, यहाँ पे -3/16 हो गया। अब हमको इसमें से इसको घटा देंगे तो D3 हो जाएगा। 27/64 में -9/16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ पे 27 हो जाएगा, 16 चौको 64, 9 चौक 36 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 7 गए 9, तो -9/64 आ गया। अब देखिए इसमें कोई सारवंतर समान है, इसमें सारवंतर समान नहीं है, इसलिए चूंकि सारवंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। बस ऐसे आपको लिख देना है एक लाइन। ठीक है, AP नहीं है। इतना समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर दीजिए। इससे क्या होता है, हमारे और बढ़ता है बनाने, जितना ज़्यादा लाइक शेयर करोगे